नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, हम कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा अध्याय 8वां रहेगा, जिसका नाम आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार है। कि किस प्रकार 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पूर्व राजस्थान में किस प्रकार समाज में कौन कौन सी बुराइयां व्याप्त थी उस समय, और कौन कौन से शिक्षा में सुधार किए गए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो विभिन्न आयोग लाए गए या विभिन्न गवर्नर जनरल वायसराय द्वारा राजस्थान में कौन कौन से सुधार किए गए, उन पे आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा बिंदु है वो है सामाजिक सुधार। समाज में किस प्रकार परिवर्तन किए गए, कौन कौन सी समाज की ऐसी कुरीतियां हैं जिनका अंत किया गया, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे समक्ष कि सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं। हम राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक बाल विवाह है वो अक्खा तीज के दिन होते हैं। अक्खा तीज या अक्षय तृतीया, अक्खा तीज या अक्षय तृतीया जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो मध्यकाल में सती प्रथा को जो रोकने का प्रयास है वह मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा किया गया था। आप इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है या अकबरनामा है, इन जो भी साहित्य के स्रोत हैं, इनके माध्यम से हमें मध्यकाल की जानकारी मिलती है, जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या उनके समकालीन शासकों द्वारा किस प्रकार सती प्रथा को रोकने हेतु प्रयास किए गए। आगे प्रश्न है कि किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया। तो सती प्रथा पर कानून बनाने का जो श्रेय है या सर्वाधिक इस कुरीति को समाज के सामने लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके प्रयास से सती प्रथा पे कानून बनाया गया था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पे कानून बनाया था। कहा जाता है कि इतिहास में ये कहा जाता है कि इनकी भाभी भी सती हुई थी। तो ये जो घटना थी, इनसे इनके मन को क्षति पहुंचती है और ये समाज में सती प्रथा की ये जो बुराई है, व्यापक कुरीति, इसको खत्म करने की कसम खाते हैं और वास्तव में खत्म भी कर देते हैं। तो आज भी ये आज की महिलाओं का जो आज का समाज है उसके लिए निश्चित तौर पे प्रेरणा स्रोत है। इनके द्वारा किए गए कार्य आज भी महिला हितैषी थे। आगे एक मैं आपको एक अलग फैक्ट बताता हूँ कि सती प्रथा प्राचीन काल में भी थी, मध्यकाल में थी, लेकिन इसका सबसे आधुनिक घटना चक्र कौन सा था। तो एक सीकर के अंदर एक घटना घटित होती है 1987 के अंदर। सीकर का देवराला गांव, सीकर का कौन सा गांव है, देवराला गांव, वहाँ 1987 के अंदर एक महिला सती होती है जिसका नाम था रूप कंवर, जिसका नाम क्या था, रूप कंवर था। तो सर्वाधिक वर्तमान समय की यानी अंतिम कह लो आप या आधुनिक समय में कौन सी महिला सती हुई थी, तो ये याद रखना आपको। सिक्कर का एक देवराला गांव था, 1987 में रूप कंवर नाम की महिला को सती कर दिया जाता है, अपने पति की चिता के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की आधुनिक घटना भी थी। आगे प्रश्न है हमारे सामने कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा कानून कब बनाया गया। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर सती प्रथा पे कानून बनाया गया था। राजा राम मोहन राय ने इसके संदर्भ में लिखा भी। सती प्रथा, इनका एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती, बांग्ला भाषा के अंदर एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती जिसका नाम था संवाद कौमुदी। जिसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा के अंदर थी। किस भाषा में थी, बंगाली भाषा में थी संवाद कौमुदी। इस रचना में भी उन्होंने सती प्रथा का उल्लेख किया था। तो आपको ये भी एक फैक्ट याद रखना कि राजा राम मोहन राय के जो बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी उसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी था। ये भी आपको ध्यान में रखना, क्या नाम था, संवाद कौमुदी उसका नाम था। आगे प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून बनाया था। तो 1829 के अंदर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया था। तो प्रश्न ये है कि सती प्रथा निषेध कानून किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किसके समय में पारित होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय क्या थे, उस टाइम ये गवर्नर जनरल के पद पे थे। किस पद पे थे, गवर्नर जनरल के पद पे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न हमारा है कि राजस्थान के किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून बनाया था। तो कहा जाता है कि जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून बनाया था और जयपुर के अंदर इन
जो समाज की व्यापक बुराइयां या कुरीति इनको दूर करने के लिए एक समिति कार्य करती है जिसका नाम था जयपुर संरक्षक समिति। उसके प्रयासों से सर्वप्रथम जयपुर के अंदर सती प्रथा को निषेध किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था? तो कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कोटा थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासतों की बात करें तो बाद में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर में भी ये जो कन्यावध की कुरीति थी इसको समाप्त करने के अधिनियम पारित किए गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? तो राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक मैं ये आपके कन्यावध वाला और दोबारा बताता हूँ कि कन्यावध पर सर्वप्रथम जिस रियासत ने प्रतिबंध लगाया था वो कोटा थी। तो कोटा के अंदर किसके प्रयासों से लगती है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय विल्किंसन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट उस टाइम में विल्किंसन था। विल्किंसन के प्रयासों से विल्किंसन कौन था? विल्किंसन। उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन था, उसके प्रयासों से कोटा के अंदर कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये भी हमें याद रह जाएगी कि कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विल्किंसन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है, फिर हम बाल विवाह पर चर्चा करें। सर पहले हमने अभी चर्चा करी सती प्रथा पर, उस समय उससे पहले हमने बाल विवाह पर भी चर्चा करी। अब बाल विवाह के प्रश्न दोबारा हैं यहाँ कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। बाल विवाह जिसे अनमेल विवाह भी कहा जाता है, जिसमें लड़की की विवाह योग्य आयु नहीं होती फिर उसका विवाह कर दिया जाता है, यानी दोनों जोड़ों का मेल नहीं होता, इसलिए इसे अनमेल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो देखिए अगर हम ये बात करें कि सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध कानून बनाने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो आप याद रखना 10 दिसंबर 1903 अलवर में सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कब होता है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके प्रयासों से होता है? हरविलास शारदा के प्रयासों से होता है। किसके प्रयासों से होता है? हरविलास शारदा के प्रयासों से होता है। इसलिए जो बाल विवाह हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित होता है। इसलिए जो बाल विवाह निषेध अधिनियम इसको किस नाम से भी जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। हरविलास शारदा का इस अधिनियम को पारित कराने में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। शारदा एक्ट के अंदर जो लड़की की आयु है विवाह योग्य वो 14 वर्ष, जबकि लड़के की विवाह योग्य आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है कि दास प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? दास प्रथा को चाकरी, हाली, गोला गोली इन नामों से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया? तो अंग्रेज जितने भी पॉलिटिकल एजेंट है, वायसराय, गवर्नर जनरल, वो ये चाहते थे कि राजपूताना में इस प्रकार की जो ये प्रथाएं हैं जिसमें गोला गाली है, आपके चाकर है, हाली है, जिसमें किसी भी सामंत के लड़की की शादी के बाद या किसी भी राजा की लड़की की शादी के बाद उनके साथ हजारों दास दासियों को भेज दिया जाता था, यानी एक प्रकार से बेगार और दुर्बल वर्ग के ऊपर निश्चित तौर पे ज्यादतियाँ की जा रही थी। उसको समाप्त करने के लिए दास प्रथा है उसके खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा एक चार्टर लाया जाता है। वो कब लाया जाता है? तो ये ध्यान रखना 1833 में लाया जाता है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान के किन रियासत में या राजस्थान के किस रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन था? तो ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर कोटा रियासत के अंदर और मेवाड़ रियासत के अंदर आपकी डाकन प्रथा का प्रचलन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दास प्रथा का जो समाप्त करने का कार्य था ना, ये आपको ये भी याद रखना है कि ये लॉर्ड एलनब्रो द्वारा 1843 में समाप्त किया गया था। चार्टर अधिनियम तो 1833 में लेकर आए थे। खत्म कब होती है दास प्रथा? वो होती है 1843 के अंदर। उस टाइम का जो गवर्नर था लॉर्ड एलनब्रो, उसके प्रयासों से इसको खत्म कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दास प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड एलनब्रो का था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन है? ये भी हमने पढ़ लिया कि मेवाड़ और कोटा रियासत है, वहाँ डाकन प्रथा का प्रचलन था। और डाकन प्रथा को समाप्त करने के लिए या डाकन प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई जाती है? तो डाकन प्रथा पर रोक वो 1853
में राजपुताना के एजेज यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपुताना के द्वारा एक निश्चित अधिनियम पारित करके 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, समाज के अंदर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा या विभिन्न जन नायकों के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए, बाल विवाह के संदर्भ में भी हमने पढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबरनामा में किस पर अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई, ये भी हम पढ़ के आए। इसके अलावा हमने जो चर्चा करी वो सती प्रथा है, कन्यावध है, डाकन प्रथा है, बाल विवाह जिसमें हमने शारदा एक्ट पे भी पढ़ा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ये भी हमने जानकारी अर्जित की, इसलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि दास प्रथा का किस प्रकार समापन किया जाता है। दास प्रथा को समापन करने के लिए अलग से चार्टर लाया जाता है 1833 के अंदर। 1843 में लॉर्ड एलनब्रो एक अधिनियम पारित कर देते हैं जिससे दास प्रथा को समाप्त किया जाता है। डाकन प्रथा के संदर्भ में भी पढ़ा कि डाकन प्रथा को समाप्त करने के लिए एंट्री राजपुताना के एजेजे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल की होती है। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। तो यह जो हमारा बिंदु था वो था सामाजिक सुधार का। अब जो हम पढ़ेंगे ना कि इसके अलावा इन्होंने शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे वो भी आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए थे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि किस प्रकार उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में भी बदलाव राजस्थान में रहते हुए किए थे। पहला प्रश्न है शैक्षणिक सुधारों के अंदर 15वां प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया है। देखो, ब्रिटिश ये कहते थे कि 19वीं शताब्दी से पहले की जो शिक्षा है ना उसे इंडिजीनियस एजुकेशन या देसी शिक्षा के नाम से वो जानते थे। यानी उनका कहना था कि 19वीं शताब्दी से जो पहले की शिक्षा है वो इंडिजीनियस यानी देसी शिक्षा है, जबकि 19वीं शताब्दी के बाद की जो शिक्षा है उसको उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कब और कहाँ खोला गया, ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अगर आधुनिक शिक्षा के पहले स्कूल की बात करें तो आधुनिक स्कूल का पहला स्कूल है वो 1819 में अजमेर में खोला गया था। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का जो प्रथम स्कूल है, आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल 1819 में अजमेर में खोला जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। इस स्कूल के अलावा पुष्कर, बिनाए, केकड़ी में भी ये ऐसी संस्थाएं खोली जाती है, लेकिन इसमें क्या था, मुख्य रूप से अंग्रेज़ों का जो ईसाई धर्म था उसका शिक्षा की दृष्टि से तो प्रचार प्रसार अधिक किया जा रहा था। यानी शैक्षिक रूप से विद्यालय संचालित नहीं थे, ईसाई मिशनरियों के द्वारा वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस कारण ये विद्यालय ज़्यादा समय तक नहीं चलते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल 1819 अजमेर में खोला गया, उसके बाद पुष्कर, बिन्हाई, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए थे। आगे हैं कब अंग्रेजी भाषा राज्य की राजकीय भाषा बन गई थी। देखो, उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत का राजपुताना पर या लगभग भारत पे शासन था, तो उनकी जो भाषा है वही राजकारी की भाषा बन गई। तो 1835 में अंग्रेजी को क्या बना दिया गया था, राजकीय भाषा बना दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक हम बात करें तो एक सिर्फ जैसलमेर रियासत को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का पठन, अध्ययन, अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित हो चुका था, क्योंकि उनकी हुकूमत थी यहाँ और वो जैसे चाह रहे थे वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ किया जा रहा था। सिर्फ जैसलमेर रियासत में 19वीं शताब्दी के अंत तक इसकी विचारधारा नहीं पहुँची थी, बाकी समस्त रियासतों के अंदर 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है कि प्राथमिक यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर उनको अपग्रेड करके सर्वप्रथम हाई स्कूल कौन सा बना था। तो प्राथमिक और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत करके सर्वप्रथम जो हाई स्कूल है वो 1851 में अजमेर का सरकारी स्कूल सबसे पहले क्रमोन्नत होकर क्या बना था, हाई स्कूल बना था। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि प्राथमिक और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर सर्वप्रथम हाई स्कूल कौन सा बना था। तो सर्वप्रथम जो हाई स्कूल है वो 1851 में अजमेर का सरकारी स्कूल बना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की। राजस्थान में मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर 1872 में अजमेर में की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पहला सेशन है वो 1875 से 1876 के बीच चलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखना कि मेयो कॉलेज की स्थापना जो 1872 में होती है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि राजा हैं, सामंत है या ठिकानेदार, उनके बच्चों को अंग्रेजी पद्धति में शिक्षा देना, गरीब या दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए नहीं, अपितु
जो भारतीय रियासतों के राजा हैं, उनके ठिकानेदार, उनके सामंत, यानी एक उच्च पद पे अधीन जो लोग हैं, उनके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शैक्षिक प्रबंधन में पढ़ाई जाने के लिए लॉर्ड मेयो के नाम पर 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की जाती है और 1875 से 76 के अंदर पहला इनका सेशन रहता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब करी जाती है। तो राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब व किसने की थी। तो राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा 21 अगस्त 1937 में की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो राजस्थान विद्यापीठ संस्था है, जिसकी स्थापना 21 अगस्त 1937 को जनार्दन राय नागर के द्वारा की जाती है, इसको भारत सरकार व यूजीसी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना कि इसको भारत सरकार व यूजीसी यानी भारत सरकार व यूजीसी के द्वारा 1987 के अंदर यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान विद्यापीठ संस्था है, इसकी स्थापना पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा 21 अगस्त 1937 को उदयपुर में की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कहाँ होती है, उदयपुर में होती है और 1987 में भारत सरकार व यूजीसी के द्वारा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है हमारे समक्ष कि राजस्थान में मिशनरी संस्था द्वारा कन्या वर्नाकुलर स्कूल कहाँ प्रारंभ किया गया था। कि राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के नाम से ये जो मिशनरी संस्थाएं कन्या वर्नाकुलर स्कूल है, ये कहाँ प्रारंभ किया गया था। 1861 में पर ये स्कूल बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ बना था, नसीराबाद अजमेर में बना था। कहाँ बना था, नसीराबाद अजमेर में बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में मिशनरी संस्था द्वारा कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ कब किए गए। तो 1861 में प्रारंभ किए गए। कहाँ बना, सबसे पहले नसीराबाद अजमेर में बना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का पहला कन्या स्कूल कहाँ खोला गया था। राजस्थान का पहला कन्या सरकारी स्कूल कहाँ खोला गया था। 1866 के अंदर पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में ये पहला कन्या सरकारी स्कूल खोला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला कन्या सरकारी स्कूल कब व कहाँ खोला गया। तो 1866 के अंदर पुष्कर के अंदर खोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुष्कर के किस भाग के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा का जो केंद्र शासित क्षेत्र था, वहाँ ये स्कूल खोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आज का एक करंट हाल फिलहाल की जो शिक्षा प्रणाली, उसका एक करंट प्रश्न भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि 2025 के अंदर आधुनिक बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना भी की गई है। ये भी आपको याद रखना है कि राज्य के प्रथम आधुनिक बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना है वो बीकानेर के अंदर जैमलसर के अंदर की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर के जैमलसर के अंदर की गई है कि आधुनिक बालिका सैनिक स्कूल, जो कि राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल है बालिकाओं के संदर्भ में, कि राज्य का प्रथम आधुनिक बालिका सैनिक स्कूल कहाँ व कब स्थापित किया गया। तो 2025 में बीकानेर के जैमलसर के अंदर प्रथम आधुनिक बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। यह प्रश्न भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 9वें अध्याय के बाद अब जो हमारी चर्चाएं हैं 8वें अध्याय के बाद, अब वो हमारी चर्चा अध्याय 9 पर रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान है। संविधान सभा के अंदर राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे, या राजस्थान मूल के कौन कौन से ऐसे प्रवासी थे जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे, या ऐसे कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि राजस्थान में प्रशासनिक पद पर रहते हुए अन्य किसी भाग के थे, राजस्थान में प्रशासनिक पद पे रहते हुए संविधान सभा के सदस्य बनते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक प्रश्न पे अध्याय 9 पे हम चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग कब व किसने रखी। तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग करी थी कि भारतीयों का स्वयं का संविधान होना चाहिए, हम इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते, यानी भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा हो और इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। यह मांग सर्वप्रथम किसने रखी। तो 1935 के अंदर यह मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी जाती है। आगे का प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कि ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा कि देखो, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे उग्र रूप में था, तब अंग्रेज़ों को ये लगा कि भारतीयों के लिए उनके स्वास्थ्य में अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। इसके लिए वो अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजते हैं। उनमें कौन कौन थे, इसका क्या नाम है, तो ये भी हमें ध्यान रखना कि ब्रिटिश सरकार ने
अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। मैं कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आपको कुछ बातें और भी बताता हूँ कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में आप ये भी जानकारी हासिल कीजिए कि कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1940 को भारत आया। 24 मार्च 1940 के अंदर भारत आया। कितने सदस्य थे सर? हमने अभी पढ़ा 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको PAS यानी पास याद रखना है। पास, P का मतलब है पैंथिक लॉरेंस। P का मतलब क्या है? P का मतलब है पैंथिक लॉरेंस। पहला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? पैंथिक लॉरेंस। पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? पैंथिक लॉरेंस। ये भारत के सचिव थे। वह मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ए से आपको याद रखना है AV अलेक्जेंडर। क्या याद रखना है? ए से क्या नाम याद रखना है? AV अलेक्जेंडर नाम याद रखना है। तो दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था AV अलेक्जेंडर, और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये आपको याद रखना है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये जो 3 सदस्य थे ये भारत में कैबिनेट मिशन के अंदर आते हैं। 24 मार्च 1946 को ये भारत आते हैं। भारत के अंदर है कि भारत की इन समस्त व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, किन सदस्यों या किस क्षेत्र के सदस्यों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है वो 24 मार्च 1946 के आता है, और इसके अंदर 3 सदस्य थे। हमने पढ़ा कि इसके अंदर पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव और इस कैबिनेट का अध्यक्ष भी था। इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर भी उसके अंदर शामिल थे। 3 सदस्य थे। और इसके सामने मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र और एक अलग मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र निर्माण की पेशकश की जाती है, जिसको ये अस्वीकार कर देते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन इस बैठक के अंदर कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं होते, तो उसके अंदर पहली जो बैठक होती है उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है ताकि बैठकों की शुरुआत की जाए। बाद में सदस्यों की क्या राय होगी उसके आधार पर एक व्यक्ति को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये उस टाइम उनकी सोच थी। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता कौन करते हैं? यानी स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में तीसरी बैठक में चुना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान में किन प्रकार की धाराएं होंगी, किस क्षेत्र को क्या दिया जाएगा, किन किन चीज़ों पर प्राथमिकता होगी, लोगों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, लोगों की क्या स्वतंत्रताएं होंगी, इसके लिए संविधान के अंदर एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। उस ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे का प्रश्न है संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा के सामने, जो भारत की स्वयं के लोगों की संविधान सभा थी, उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं 13 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा रखे जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे जाते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे का प्रश्न है कि भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित नहीं होता, तो इसको अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया जाता है। तो भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? प्रश्न कब स्वीकार किया गया, कब लागू किया गया? दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। पहला प्रश्न है कि कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों दिनांकों पे आप गौर से प्रश्न को पढ़ना, फिर इनका जवाब देना। आगे प्रश्न है कि 2015 से प्रतिवर्ष किस दिनांक को संविधान दिवस मनाया जाता है?
तो 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के द्वारा 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर यह आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि आज के बाद जो ये आपकी जो 26 नवंबर है इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का कौन सा प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो अजमेर मेरवाड़ा वाला जो भाग है वो ब्रिटिश प्रांत के शासन के सीधे अधीन था, यानी यहाँ उनका सीधा शासन था। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा में राजस्थान मूल के प्रवासी कौन थे। तो देखो, संविधान सभा में ऐसे सदस्य जो मूलतः राजस्थान के थे लेकिन किसी अन्य क्षेत्र से संविधान सभा में चुने जाते हैं, वो कौन कौन थे। वो 3 मुख्य थे, उनमें याद रखिए नाम। एक तो राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जो कि पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, दूसरे थे बनारसी दास झुंझुनवाला जो कि बिहार से चुने गए थे, और तीसरे थे पद्मपत सिंघानिया जो कहाँ से चुने गए थे, उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये था कि राजस्थान के जो मूल ऐसे कौन से प्रवासी थे। प्रश्न था कि संविधान सभा में राजस्थान मूल के वे कौन कौन से प्रवासी थे जो कि संविधान सभा में चुने गए। तो राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जो कि पश्चिम बंगाल से चुने गए, बनारसी दास झुंझुनवाला जो कहाँ से चुने गए, बिहार से चुने गए, जबकि पद्मपत सिंघानिया जो कि उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाले राजस्थान मूल के प्रवासी थे। संविधान सभा में इनका चयन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है कि भारत के संविधान की मूल प्रति पर यानी ओरिजिनल कॉपी है उस पर इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, इतिहास को दर्शाने वाले कितने चित्र बने। तो राजस्थान संविधान की भारत के संविधान की जो मूल प्रति है उस पर इतिहास, परंपरा, संस्कृति, कला, संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र बने हुए हैं। तो 22 चित्र बने हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है इन ऐतिहासिक चित्रों का निर्माण किस चित्रकार द्वारा किया गया। तो इन ऐतिहासिक चित्रों का जो निर्माण है वो नंदलाल बोस के द्वारा अधिकांश चित्रों का निर्माण किया गया। इसके अलावा एक राजस्थानी चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत जिनको हम ब्लू पोट्री के नाम से प्रसिद्ध था, उनको हासिल है ब्लू पोट्री के चित्रकार के रूप में जानते हैं, उनके द्वारा भी इन चित्रों के निर्माण में कार्य किया गया, योगदान दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 22 चित्र इतिहास, कला, संस्कृति को दर्शाने वाले संविधान की मूल प्रति पे बने हुए हैं और इन ऐतिहासिक चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। कृपाल शेखावत का भी इसमें योगदान था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे मैं उन सदस्यों के बारे में आपके एक थ्योरी प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ जो कि राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे, यानी वे कौन कौन से लोग थे जो कि राजस्थान से संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं और संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो उन पे हम एक एक चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य रहे। पहला नाम हमारे समक्ष है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो कि राजस्थान संविधान सभा के सदस्य रहे। इनका जन्म 30 जनवरी 1903 को किस रियासत में हुआ। उदयपुर रियासत के अंदर हुआ। ये खुद व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में ये किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संविधान सभा में ये अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया और 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव जन्म 30 जनवरी 1903 उदयपुर रियासत में होते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल जाते हैं, संविधान सभा के अंदर अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का जो व्यक्तित्व है उनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। बिजोलिया हम किसान आंदोलनों में भी पढ़ के आ रहे हैं कि माणिक्यलाल वर्मा का जन्म है वो 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। आगे प्रश्न है ये 1941 में जो मेवाड़ प्रजामंडल होता है उसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा करते हैं 1941 में। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इनका प्रजामंडल आंदोलनों के समय, स्वतंत्र संग्राम के द्वारा समय गाया एक गीत पंछीड़ा बहुत लोकप्रिय हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में गीत सीधा सीधा पूछा गया कि पंछीड़ा गीत की रचना किसके द्वारा की गई है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1948 के अंदर जो वृहत राजस्थान एकीकरण का एक चरण वृहत राजस्थान रहा उसमें भी ये प्रधानमंत्री रहे तथा 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर से संविधान सभा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आगे मैं एक ही फोटो के अंदर एक बार
फिर इनकी चर्चा करूंगा और एक ही साथ दिखा दूंगा कि ये किस रियासत से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस पर हम लास्ट में चर्चा करें। एक बार एक व्यक्तित्व पे हम चर्चा करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में क्या पढ़ा कि जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पंचड़ा गीत इनके द्वारा गाया गया एक ऐसा गीत था जो बहुत लोकप्रिय है। 1948 में जो एकीकरण का वृहत राजस्थान का चरण था उसमें प्रधानमंत्री रहे। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। आगे जो नाम है वो हमारा जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास के बारे में क्या ध्यान रखना है? जयनारायण व्यास के बारे में ध्यान रखना है कि जन्म 18 फरवरी 1899, इनका जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में होता है। श्री जयनारायण व्यास ने 1927 में तरुण राजस्थान 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक का कार्य किया। 1936 में ये अखंड भारत के भी प्रकाशक रहे हैं। तो इनके दो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? एक तरुण राजस्थान और एक आपका अखंड भारत, इनके प्रकाशक रहे हैं। कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन के इस जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं 9, इसके बाद के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें एक प्रश्न है कि अखंड भारत के प्रकाशक कौन रहे? तो जयनारायण व्यास रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है। सन 1951 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ये भी महत्वपूर्ण कथन है कि 1951 से 56 के लगभग राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहते हैं। और किस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य रहते हैं? तो जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे नाम है बलवंत सिंह मेहता। आगे जो नाम है बलवंत सिंह मेहता, इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि जन्म 8 फरवरी सन 1900 में उदयपुर में इनका जन्म होता है। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर के अंदर वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये कथन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वनवासी छात्रावास की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई, कब व किसने की थी? तो याद रखना कि वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा सन 1943 में उदयपुर में की जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यह संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। यह कथन इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी आपके बलवंत सिंह मेहता थे। ये कथन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बलवंत सिंह मेहता के बारे में हम जो ये पढ़ रहे हैं कि जन्म 8 फरवरी सन 1900 उदयपुर में हुआ, सन 1938 में प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर के अंदर वनवासी छात्रावास की स्थापना करी। और जो मुख्य कथन हमने पढ़ा कि मूल संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट कथन है हमारे समक्ष कि मूल संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है रामचंद्र उपाध्याय। आगे का व्यक्तित्व है रामचंद्र उपाध्याय। किस रियासत से बिलोंग करते हैं? अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य रहे। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पेशे से वकील थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं दलेल सिंह। आगे हैं दलेल सिंह। कोटा का लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये भी ध्यान रखना है कि कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जो जन्म है वो 18 मार्च सन 1909 को होता है। कोटा के महाराव भीम सिंह के ये निजी सचिव थे, ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपके सामने ये जो लाइनें प्रस्तुत की है ये उस किताब में हूबहू लिखी हुई, वहीं से उठा के आप लोगों के समक्ष रखिए, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि दलेल सिंह किस महाराव के निजी सचिव थे। तो दलेल सिंह जो कि कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। किसके सचिव थे? भीम सिंह के निजी सचिव थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि 1940 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। कि दलेल सिंह के संदर्भ में हमें पता होना चाहिए कि संविधान की प्रति यानी कॉपी पर साइन किसके द्वारा किए गए थे? तो दलेल सिंह के द्वारा कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए थे। बलवंत सिंह मेहता के संदर्भ में हमने पढ़ा कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे, प्रति पर दलेल सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। आगे जो व्यक्ति है हमारे इस व्यक्तित्व की कड़ी के अंदर संविधान सभा के सदस्य के रूप में, तो गोकुलाल असावा। असावा जी की चर्चा करें तो असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। गोकुलाल असावा कहाँ से संविधान सभा के प्रतिनिधि बनते हैं? तो असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बनते हैं। आगे जो नाम है वो है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के संदर्भ में आपको ध्यान रखना कि ये बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य है, यानी बीकानेर भी संविधान निर्माण में पीछे नहीं था। बीकानेर से भी कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य बनता है? तो जसवंत सिंह बनता है। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के ये प्रधानमंत्री थे। तो जसवंत सिंह कौन थे?
बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का जो नाम है इस कड़ी में वो है राज बहादुर। राज बहादुर के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ से सदस्य मनोनीत होते हैं। भरतपुर से राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए जाते हैं। भरतपुर से राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इन्होंने क्या कार्य किया कि नेपाल के अंदर भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। आगे जो नाम है वो है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी के संदर्भ में क्या ध्यान रखना है कि इनका जन्म है 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में होता है। जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में होता है। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। हम किसान आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन जो पढ़ के हैं, वहाँ प्रजामंडल में मैंने जयपुर प्रजामंडल पढ़ाया था, वहाँ हमने हीरालाल शास्त्री की चर्चा करी थी। इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री भी चर्चा की थी। इन्होंने आप ये भी पढ़ा कि हमने इन टोंक निवाई के अंदर अपनी पत्नी के साथ मिलकर वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। जीवन कुटीर नामक शैक्षिक संस्था की भी स्थापना की अपनी पुत्री शांताबाई शास्त्री की स्मृति के अंदर, ये भी हमने पढ़ा। आगे है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, इसके अलावा हीरालाल शास्त्री का नाम किस में आता है कि ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री के पद पे रहे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने, ये भी कथन आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री रहे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का कौन थे या प्रथम मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य किसे मिलता है, हीरालाल शास्त्री को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको एक कथन ये भी याद रखना है, मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि राजस्थान के ये प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो दो पूछा जाता है कि मनोनीत थे या निर्वाचित थे। तो निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल थे, ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने भी आपको बताया कि अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति के अंदर इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की भी स्थापना करी। आगे का प्रश्न है हमारा इस व्यक्तित्व की कड़ी में, वो जिक्र है हमारा सरदार सिंह का। सरदार सिंह जी कौन थे? तो खेतड़ी के राजा, खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह भी संविधान सभा के सदस्य रहे। 1950 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। 1952 से 56 के बीच राज्यसभा के भी सदस्य रहे। अब आगे जो नाम है वो है सर वी.टी. कृष्णमाचार्य। सर वी.टी. कृष्णमाचार्य की बात करूं तो ये मूलतः तमिलनाडु के थे। ये कहाँ थे? तमिलनाडु के थे। किस रियासत में काम करे थे? अब जो नाम आएंगे ना आपके समक्ष, वो राजस्थान के वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मूलतः तो राजस्थान से बाहर के कहीं ना कहीं हैं, लेकिन राजस्थान के किसी न किसी रियासत में प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे और ये भी संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। उसी में अपना इस कड़ी में पहला जो नाम है वो सर वी.टी. कृष्णमाचार्य का है। उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये तमिलनाडु के और किस रियासत से संबंधित थे? जयपुर रियासत में दीवान के पद पे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर वी.टी. कृष्णमाचार्य हैं वो जयपुर रियासत के अंदर दीवान के पद पे थे। ये डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद संविधान की प्रारूप समिति में भी शामिल होते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के जो सदस्य उनमें एक सदस्य था डी.पी. खेतान। उनकी मृत्यु होने के बाद इसमें किसको शामिल किया जाता है? उनके रिप्लेस के तौर पर सर वी.टी. कृष्णमाचार्य को भी शामिल किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का नाम है सर C.S. वेंकटाचार्य। तो C.S. वेंकटाचार्य की बात करें हम तो कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजा मान सिंह के द्वारा भी इन्हें अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। यानी जोधपुर व जयपुर दो बड़ी रियासतों के अंदर प्रशासनिक अधिकारी के पद पे रहे। कौन? C.S. वेंकटाचार्य। पहले जोधपुर के उमेद सिंह के साथ रहे, फिर जयपुर के राजा मान सिंह के भी प्रशासनिक अधिकारी रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रशासनिक अधिकारी था जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे भी आसीन हुआ? तो ये ध्यान रखना, C.S. वेंकटाचार्य। आगे का प्रश्न है सरदार K.M. पनिक्कर। देखो K.M. पनिक्कर की हम बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी पूरे पढ़े लिखे व्यक्ति, आप ये कहो कि पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्ति कह सकते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हुए लोग जो IAS प्रशासन अधिकारी ऐसे पदों पे थे और राजस्थान की भूमि पे काम करने का राजस्थान भूमि को ये गौरव प्राप्त हुआ। वास्तविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो कि भारत लौटता है और लौटकर पहले अलीगढ़ फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कराता है और बाद में राजस्थान में आता है। पटियाला राज्य के विदेश मंत्री भी रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे।
बात करें हम सरदार के.एम. पनिक्कर की, तो बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहते हैं। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम जसवंत सिंह पढ़ के आए थे कि बीकानेर रियासत का व्यक्ति जो संविधान सभा में गया। इसके अतिरिक्त और बीकानेर रियासत से संबंधित कौन थे, तो सरदार के.एम. पनिक्कर भी थे, जो कि बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें चीन, मिस्र व फ्रांस का भी राजदूत बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं सर टी विजयराघवाचार्य। विजयराघवाचार्य की बात करें हम, तो ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के प्रशासनिक अधिकारी थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहे। सर टी विजयराघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री के पद पे रहे। इन्हीं के प्रधानमंत्री पद पर रहते समय ही बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। उन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजते हैं। वहाँ का अध्ययन करने के बाद मोहन सिंह की रिपोर्ट के आधार पर ये वहाँ की बेगार और जो भी लाग बाग उनको समाप्त कर देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जान के किसके बारे में, सर टी विजयराघवाचार्य के बारे में। और संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सर टी विजयराघवाचार्य संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैंने आप लोगों के सामने 15 सदस्यों पर चर्चा करी है, जो कि संविधान सभा के अंदर राजस्थान के या तो मूलतः राजस्थान की रियासतों के शासक थे, तो यह ऐसे भी तो जो प्रशासनिक अधिकारी के पद पे थे और जाके संविधान सभा में सम्मिलित होते हैं। तो संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान के निवासी थे और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उन पे हमने चर्चा करी। मैंने उनके संदर्भ में जो उस पुस्तक में लिखा हुआ है एक एक कड़ी पे चर्चा करी है, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। किन किन व्यक्तियों पे हमारी चर्चा हुई है, मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उनके नाम प्रस्तुत करता हूं कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में बात करें तो मैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव पे भी मैं चर्चा करता हूं। माणिक्य लाल भी मैंने बताया, माणिक्य लाल वर्मा के संदर्भ में हमने पढ़ा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह के बारे में पढ़ा, गोकुलाल असावा, जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह के बारे में पढ़ा, सर वी.टी. कृष्णमाचार्य के बारे में पढ़ा कि जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद संविधान की प्रारूप समिति में भी इनको जगह मिलती है। उसके बाद C.S. वेंकटाचार्य के बारे में भी पढ़ा कि कर्नाटक के प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उमेद सिंह और मान सिंह दोनों के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। के.एम. पनिक्कर बीकानेर के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। विजयराघवाचार्य जो कि ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहते हैं। इनके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब जो मैं आपके सामने एक फोटो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसी के बारे में है कि कौन सा जो व्यक्ति, मैंने यहाँ 15 की चर्चा करी, किस रियासत से संबंधित था। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमें यह ध्यान रखना है कि संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जो कि संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो कि राजस्थान के निवासी थे, वो उनका अलग गैर का, और ऐसे कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे जो रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करे थे, उनका मैं एक अलग नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक बार ये समझ लो कि जो इतना पढ़ा है ना 15 सदस्यों के बारे में, उसका एक थोड़ा सा रिकैप है। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि संविधान सभा के सदस्य में राजस्थान के निवासी, उस कड़ी में पहला प्रश्न है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव किस रियासत से संबंधित थे। हमने पढ़ा सर अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। माणिक्य लाल वर्मा किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उदयपुर का करते हैं। जयनारायण व्यास किस स्थान से संबंधित थे, जोधपुर से संबंधित थे। बलवंत सिंह मेहता किस रियासत से संबंधित है, उदयपुर रियासत से संबंधित है। रामचंद्र उपाध्याय के बारे में पढ़ा कि अलवर रियासत से संबंधित है। दलेल सिंह कहाँ से संबंधित है, दलेल सिंह कोटा से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। जसवंत सिंह बीकानेर से प्रतिनिधित्व करते हैं। राज बहादुर भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री है वो संविधान सभा में जयपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि सरदार सिंह खेतड़ी के राजा थे जो कि खेतड़ी से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े कि इन 11 शासकों के द्वारा, रियासत के शासकों के द्वारा जो कि राजस्थान के निवासी थे और संविधान सभा के सदस्य रहते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी चर्चा हमने करी, उनके नाम भी मैं आप लोगों के समक्ष ले रहा हूँ कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, और ये ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि बाद में जाकर संविधान सभा के सदस्य भी बनते हैं। तो यानी संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, उनमें पहला नाम था सर वी.टी. कृष्णमाचार्य। ये किस रियासत से संबंधित है, जयपुर रियासत से संबंधित है। ये भी हमने पढ़ा। C.S. वेंकटाचार्य, इनका संबंध किस रियासत से था, जोधपुर रियासत से था। सरदार के.एम. पनिक्कर, ये किस रियासत से संबंधित है, बीकानेर रियासत से संबंधित है। सर टी विजयराघवाचार्य, इनके बारे में भी पढ़ा कि उदयपुर रियासत से संबंधित है। ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहते हैं। इनके समय बिजोलिया किसान आंदोलन भी होता है जिसमें इनके राष्ट्र मंत्री मोहन सिंह मेहता को ये भेजते हैं बिजोलिया, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो ये जो
मुख्य 4 व्यक्ति थे। ये राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी के पद पे थे और ये विधानसभा के सदस्य बनते हैं। तो साथियों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष उन समस्त प्रश्नों पे चर्चा कर ली है। इस क्लास के बाद ये हमारा जो 7वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसका सफ़र खत्म हो चुका है। मैंने समस्त पाठों पे आप लोगों के सामने चर्चा करी, एक एक फैक्ट जो अध्याय से संबंधित था उस पर चर्चा करी, एक एक वन लाइनर क्वेश्चन जो उस किताब से बन सकता है उन पे चर्चा करी। आज हमने 8वें व 9वें अध्याय पे चर्चा करी। 9वां अध्याय है, उसके बाद गांधी जी के विचारों का परिशिष्ट दिया हुआ है, वो हमारा उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फैक्ट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज जो हमने चर्चा करी वो आज़ादी से पूर्व राजस्थान में किस प्रकार समाज में परिवर्तन किए जाते हैं, क्या क्या सामाजिक ऐसी बुराइयां थी जिनका अंत किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हम पढ़े क्या है कि किस प्रकार शैक्षणिक सुधार किए जाते हैं। तो साथियों, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम इसके बाद की जो हमारी कक्षा रहेगी उस पे हम कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन का सफ़र शुरू करेंगे। मैंने आपके समक्ष कक्षा 7 और कक्षा 6 दोनों पुस्तकों का एक संतुलित अध्ययन आप कह लो कि ऐसे प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कि पूछे भी जाते रहे हैं। अगर जीके का आधार तैयार करना है राजस्थान अध्ययन कि ये जो पुस्तक है ना, ये आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यदि आपकी 6 से 10 की किताबें अच्छी तरीके से तैयार है तो बाद में आप कोई भी कंपटीशन का पेपर दें जिसमें राजस्थान जीके का नाम आता है या कोई भी ऐसी गाइड पढ़ें जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, बोले वो इतिहास, कला, संस्कृति या भूगोल से हो, यही प्रश्न वहाँ दिए हुए हैं, यही प्रश्न वहाँ टॉपिक बने हुए हैं, ये भी आप देख लेना भले। तो निश्चित रूप से ये किताबें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस क्लास को साझा करें, इस चैनल को साझा करें, जिसके ऊपर हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की जो समस्त राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान का वर्णन है उन किताबों का हम अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हमारी 6ठी व 7वीं की किताबें पूरी हो चुकी है। आगे की कक्षा से हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, हम 8वीं की पाठ्य पुस्तक पे चर्चा करेंगे जिसमें हम विकास योजनाएं भी पढ़ेंगे, हुडा सम्मेलन के संदर्भ में पढ़ेंगे, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष किस प्रकार होता है, मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष क्या होता है, राजमहल बगरू के युद्ध क्या है, इस पे भी हम चर्चा करते रहेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या क्या योगदान है, कितनी सैनिक छावनियाँ थी, किस सैनिक छावनी में प्रथम विद्रोह होता है, ये जो हमारा अध्याय बिंदु रहेंगे वो कक्षा 8 की जो राजस्थान अध्ययन की क्लासें आएगी उस पर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी और मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष ये बात कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा को अपने साथियों के साथ साझा करें। जो भी रीट है, आने वाली रीट, अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर के द्वारा ये जो घोषणा की गई है कि जल्द ही हम बोर्ड परीक्षाओं के बाद रीट पात्रता परीक्षा लेने के प्रयासत हैं कि हम रीट की पात्रता परीक्षा एक और करवाएं बोर्ड परीक्षा के बाद, तो उसमें भी राजस्थान जीके का नाम आता है। आप भले पीटीए की तैयारी करें, आप प्री बीएसटीसी का जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्री बीएसटीसी का पेपर हो रहा है, पीटेट का पेपर हो रहा है, जो बीएड का प्री पेपर है उसके अंदर हो, या लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होगी जहाँ भी राजस्थान अध्ययन का नाम आ रहा है, राजस्थान जीके यानी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो आपकी भर्ती होने वाली है उसमें भी, यानी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जहाँ राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल का नाम है वहाँ ये कक्षा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारिवारिक लोग जो इन समस्त भर्तियां जिनका मैंने नाम लिया उनकी तैयारी करें, उनके साथ आप इस कक्षा को साझा करें और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। कम समय के अंदर, थोड़े समय के अंदर, बिना किसी पैसे, बिना किसी शुल्क के एक अच्छा कंटेंट हमें मिले, यही आशा हर अभ्यर्थी के रहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और बिना किसी शुल्क के हम इन कक्षाओं का आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और भी हमें आपको जो जितने भी फीडबैक देंगे आप कमेंट पे फीडबैक भी दें, उस पर हम काम करेंगे। कुछ सुधारनीय बिंदु है उन पे भी चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे सुधार होगा। 6ठी की कक्षाएं से बेहतर 7वीं की कक्षाएं चल रही हैं और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 7वीं से 8वीं कक्षाएं और भी बेहतरीन होंगी और भी कंटेंट लाया जाएगा। आप यदि विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी इस चीज़ के लिए और अधिक मोटिवेट होंगे कि हम और बिंदु निकाल के लाएं।
कोई प्रश्न लिखा हो उससे संबंधित हम एक दो बातें और लेके आएँ जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हों। मैं प्रश्न से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ भी रखता हूँ, उनके लिए हम अलग से मेहनत कर रहे हैं कि इन किताबों के अतिरिक्त हम कुछ ऐसी बातें जो साथ-साथ में ज़्यादा भार देंगे तो आप फिर कॉम्पिटिशन गाइड ही पढ़ लो, क्यों इन क्लासों को ले मतलब इन प्रश्नों के साथ हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आप लोगों के समक्ष रखें, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा के अंदर राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पे चर्चा होगी। जैसे कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन के समस्त आपके लेसन पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद हम राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 9 व कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि उसकी वन लाइनर क्लास के साथ साथ उसके टॉपिक वाइज जितने भी हैं उनके नोट्स की भी क्लासें हों, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और जो भी कंटेंट दिया जाएगा मैं बार बार जांच कर रहा हूं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं है। और फिर भी कुछ है तो आप उसके बारे में भी अपने फीडबैक राय ज़रूर दें कि ये थोड़ी चीज़ गलत है या ये इस चीज़ में और सुधार होना चाहिए, उस पर भी काम किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। विश्वास बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।